जय हिंद। एक डीएम को पुलिस कमिश्नर द्वारा गिरफ्तार करने के ऑर्डर दिए गए और उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को गिरफ्तार भी कर लिया गया। ऐसा हुआ तो प्रशासन में हड़कंप मच गया। चीफ मिनिस्टर तक बात पहुंची, चीफ सेक्रेटरी तक बात पहुंची और उसके बाद किसी तरह से इस बात को संभाला गया। ये केस है पश्चिम बंगाल का और महीना है दिसंबर का। अचानक से पुलिस कमिश्नर ऑर्डर देते हैं कि डीएम को गिरफ्तार कर लिया जाए। पुलिस सीधा डीएम के घर पहुंचती है, उन्हें अरेस्ट करती है और थाने में ले आती है। अब ये सब आखिर हुआ क्यों? क्या एक आईएएस ऑफिसर को इतने शॉर्ट नोटिस पे गिरफ्तार किया जा सकता है? क्या इस प्रकार से गिरफ्तारी कानून की नजरों में सही है? जय हिंद। एक पुलिस कमिश्नर डीएम की गिरफ्तारी के ऑर्डर देता है और ये गिरफ्तारी हो भी जाती है। इतने शॉर्ट नोटिस पर गिरफ्तारी होने की वजह से बवाल मच जाता है, सारा प्रशासन हिल जाता है। इस केस के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, मगर आप हमारी वीडियोस भारी संख्या में देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस घटना की शुरुआत होती है उस दिन से जब वेस्ट बंगाल में एक कथित घोटाला सामने आता है। ये घोटाला सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी में सामने नजर आता है और इस अथॉरिटी के सीईओ रहे थे साल 2005 बैच के आईएएस अधिकारी घोटाला किरण कुमार जी। ये जब वहां पोस्टेड थे तो वहां पर कथित तौर से घोटाला हुआ, जिसके बाद सरकार ने जांच के आदेश दिए, जिसके बाद बकायदा एक कमेटी भी बनाई गई और उसको जांच पड़ताल सौंप दी गई। बट किसी तरह से ये केस कमेटी से पुलिस तक पहुंचा। पुलिस के पास जैसे ही इसकी जांच पहुंची तो उस आईएएस अधिकारी को पूछताछ के लिए पुलिस थाने बुलाया गया। शुक्रवार को यह पूछताछ शुरू होती है और शनिवार की सुबह ही पुलिस कमिश्नर ये ऑर्डर जारी कर देते हैं और कह देते हैं कि आईएएस अफसर को गिरफ्तार किया जाए। पूछताछ में पूछे गए सवालों के जवाब डीएम द्वारा अप टू द मार्क नहीं, यानी इंक्वायरी में ना तो कोई प्रोग्रेस नजर आ रही थी और डीएम साहब द्वारा दिए गए जवाब एक सिमेट्री में नहीं थे, उनका कोई तालमेल नहीं बन रहा था और कुछ सवालों के वो जवाब भी नहीं दे पा रहे थे, तो कुछ सवालों के जवाब वो गोलमोल दे रहे थे। इसी पर पुलिस कमिश्नर के जयारमन ये आदेश देते हैं कि इस आईएएस अधिकारी की गिरफ्तारी कर ली जाए और पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर फटाफट जल्द से जल्द थाने में ले आए। जैसे ही उनकी गिरफ्तारी होती है तो एडमिनिस्ट्रेशन में हड़कंप मच जाता है। पूरे शहर में आग की तरह खबर फैल जाती है और चीफ मिनिस्टर से चीफ सेक्रेटरी तक हड़बड़ा जाते हैं। डीएम साहब को अरेस्ट करके जैसे ही पुलिस थाने लाया जाता है, उसी तरफ से एक बड़ी खबर आती है कि पुलिस कमिश्नर साहब का तबादला कर दिया गया है। उनके ट्रांसफर ऑर्डर आ गए हैं और काफी देर तक इस किस्से के बाद उन्हें पोस्टिंग भी नहीं दी जाती है। के जयारमन का यह कहना था कि उन्होंने जो भी कार्रवाई की है वो कानून के हिसाब से की है। इस पूरे मामले में चीफ सेक्रेटरी जो खुद ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, उनका यह कहना था कि मैं नहीं कहता कि जो डीएम है वो दोषी है या नहीं है, मगर अगर कोई भी अधिकारी ऐसा कोई कदम उठाता है तो उन्हें कम से कम एक बार ऊपर इत्तला जरूर करनी चाहिए। इस तरह से अचानक से गिरफ्तार करने की वजह से सारा एडमिनिस्ट्रेशन हिल चुका था। वहीं पुलिस कमिश्नर के जयारमन ने कहा कि उन्होंने सब कुछ कानून के हिसाब से किया है और जो भी ये अरेस्ट हुआ है वो उनकी पूरी पावर में हुआ है, उनको सरकार ने ये पूरी पावर दी है, इसीलिए वो ये अरेस्ट कर पाए हैं और इसके लिए उन्हें किसी भी हायर अथॉरिटी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। बल्कि चीफ सेक्रेटरी का बयान ये रहता है कि नहीं, इस ऐसी बड़ी गिरफ्तारी के लिए उन सब से एक फोन कॉल पर बात करना तो जरूरी था ही। इसके बाद पूरे देश भर में ये चर्चा शुरू हो जाती है कि क्या एक डीएम को गिरफ्तार किया जा सकता है इतने शॉर्ट नोटिस पे। एक क्लास 1 ऑफिसर, एक एलीट सर्विसेज का ऑफिसर, एक आईएएस अफसर, क्या उसको इतने शॉर्ट नोटिस पे गिरफ्तार करने का आदेश एक दूसरा आईपीएस अधिकारी कैसे दे सकता है? जो डीएम थे वो 2005 बैच के आईएएस अफसर थे, बल्कि जो आईपीएस अफसर थे वो 1997 के काफी सीनियर, 8 साल कह सकते हैं जॉब में उनकी सीनियरिटी थी डीएम साहब से। आइए अब जानते हैं कि सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी में आखिर हुआ क्या था। दरअसल ये जो आईएएस अधिकारी हैं, ये सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी अथॉरिटी में सीईओ रहे थे और उसके बाद ये डीएम बन गए थे मालदा के। सरकार ने इस मामले की छानबीन के लिए एक कमेटी बिठाई हुई थी। जादवपुर यूनिवर्सिटी से 4 टेक्निकल एक्सपर्ट लिए गए थे, वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे और सिमिलरली पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही थी।
चेयरमैन को वहां से हटा दिया गया था। सीओ पहले ही मालडा के डीएम बन चुके थे। अगर देखा जाए तो पूरी कार्रवाई जोरों शोरों से चल रही थी और इस मामले की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की जा रही थी। कहा जा रहा है कि तकरीबन 200 करोड़ का ये घोटाला था। इस घोटाले को अंजाम कैसे दिया गया, आइए उसे जानते हैं। वहां पर कम से कम 3 जगहों पर इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम लगने थे। जी हाँ, ये 3 जगहें थी, बागडोगरा, नैनगुड़ी और माल बाजार। जी हाँ, इन 3 जगहों पर इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम लगने थे। महानदी जो वहां से बहती है उसमें कम से कम 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगने थे। जोरापानी नाम का एक नाला था जिसकी सफाई होनी थी, क्लीनलीनेस होनी थी, और सिलीगुड़ी में सारे शहर में सीसीटीवी लगाए जाने चाहिए थे। इसके लिए सरकार ने काफी बड़ा बजट भी दिया था, मगर आरोप ये था कि ये जो ठेकेदार थे जिन्हें ये ठेका दिया गया था, पैसे दिए गए थे। पहला आरोप तो यही था कि जो उन्हें पैसे दिए गए वो पेमेंट्स काफी इरेगुलर थी। जी हाँ, ये पेमेंट्स साल 2011 से 2013 के बीच में दी गई। और दूसरी बात ये थी कि इन्होंने जो भी काम किया था वो जमीनी स्तर पर नजर ही नहीं आ रहा था। या तो वो 1-2% था, कहीं कहीं तो ये शून्य मात्र ही था, और कहीं तो कागजों में ये काम दिखाई दिया जा रहा था और जमीनी तल पे ये काम था ही नहीं। आईएएस अधिकारी को हम अपराधी नहीं कह सकते क्योंकि कथित तौर पर इनकी भूमिका सस्पेक्टेड पाई गई थी और इनको पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस कमिश्नर को हटा दिया गया, कोई पोस्टिंग नहीं दी गई। कुछ समय बीता और साल 2015 में सीआईडी ने इस अधिकारी को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया और इस पर मामला चलाया गया। अब साल अगस्त 2011 से मार्च 2013 के बीच जो पेमेंट्स हुई थी उसकी जांच फिर से सीआईडी ने शुरू कर दी और इस जांच को इस बार अंजाम तक लाने का फैसला किया गया। हालांकि जब के जयारमन जी ने इस केस में तफ्तीश की थी तो उन्होंने 10 दिनों का रिमांड पीरियड मांगा था और उन्हें सिर्फ 4 दिन के लिए रिमांड पीरियड मिला था। पर जैसे ही पुलिस कमिश्नर की ट्रांसफर हो गई तो इनका रिमांड पीरियड आगे ज्यादा नहीं मांगा गया। पुलिस का ये बयान आ गया कि अभी रिमांड की कोई जरूरत नहीं है, हम पूछताछ ही अच्छे तरीके से कर लेंगे और ये कार्रवाई ऐसे ही चल सकती है। इस मामले में 8 एफआईआर दर्ज की गई। ये 8 एफआईआर इस आईएएस अधिकारी के खिलाफ ही दर्ज की गई। उनमें से 4 एफआईआर सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी के नए चेयरपर्सन द्वारा दी गई थी और 4 एफआईआर इसी अथॉरिटी के इंजीनियर की द्वारा से करवाई गई थी। तो कुल मिलाकर यह जांच इनके खिलाफ चल रही थी और 2015 में गिरफ्तारी भी हो जाती है। 2015 के बाद साल आता है 2017। इसमें ईडी इनके घर पर अचानक से रेड मारने पहुंच जाती है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि 2015 में जो मामला इन पर दर्ज हुआ उसमें आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत इनके खिलाफ जो भी बकायदा एक पूरा मामला बनाया गया उसमें सेक्शन 409, सेक्शन 467, सेक्शन 468, सेक्शन 471, सेक्शन 477 और सेक्शन 420, इन पर सभी धाराओं के तहत यह मामला दर्ज किया गया था। 2015 की गिरफ्तारी के बाद ऐसा लग रहा था कि सख्ती इस अधिकारी के खिलाफ बढ़ती जा रही है। 2013 में जब गिरफ्तारी हुई थी तो उस समय ऐसा लग रहा था कि किसी निजी दुश्मनी के तहत ये गिरफ्तारी ना हुई हो या कोई और बात ना हो जिस वजह से ये गिरफ्तारी को अवॉइड भी किया जा रहा था। मगर 2015 में सब चीजें धीरे धीरे कुछ परतें ऐसी खुलने लगी, गिरफ्तारी का ये मामला थोड़ा थोड़ा आईने की तरह साफ होने लगा। 2017 में ईडी इनके घर जब रेड मारती है, जी हाँ सर्च वारंट लेकर पहुंच जाती है, तो रेड में भी काफी कुछ निकलकर सामने आता है। काफी किस्म के दस्तावेज डॉक्यूमेंट बरामद किए जाते हैं, बैंक अकाउंट्स की डिटेल निकाली जाती है, सभी चेकबुक्स निकाली जाती है, एक एक कागज को चेक किया जाता है। तो इसमें भी बहुत बड़े खुलासे सामने आते हैं। तो ईडी ने कहा कि 5 करोड़ 60 लाख रुपए की रिश्वत इस अधिकारी द्वारा कथित तौर पर ली गई है। ईडी ने यह भी कहा कि 6 करोड़ रुपए इस कॉन्ट्रैक्टर द्वारा इस अधिकारी की पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं। ईडी ने यह भी कहा कि 6 करोड़ रुपए इस कॉन्ट्रैक्टर द्वारा इस अधिकारी की पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं, जिनसे बाद में इनकी पत्नी ने चुनाव भी लड़ा है। एक कॉन्ट्रैक्टर ने सामने आकर यह भी बताया कि इनके ससुर के खाते में 6 करोड़ 80 लाख रुपए तक जमा हुए हैं और एक चीफ इंजीनियर का नाम भी इस चार्जशीट में आया और बताया कि कुल रिश्वत 23 करोड़ तक पहुंच गई है। तो इस मामले में सबसे पहला सवाल जो उठकर हमारे सामने आया वो ये था कि क्या एक आईएएस अफसर की गिरफ्तारी इतने शॉर्ट नोटिस पर हो सकती है या नहीं। इस सवाल का जवाब है हाँ भी और नहीं भी। आइए जानते हैं। नॉर्मली प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत भ्रष्टाचार के मामले में यदि किसी की जांच होती है और सबूत मिलते हैं और ऐसे पुख्ता सबूत मिलते हैं जिससे किसी का दोष साबित होता है तो पहले अरेस्ट किया जा सकता है, मगर उसके साथ
प्रोसिक्यूशन सैंक्शन लेना भी जरूरी होता है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि आप किसी अधिकारी को गिरफ्तार करने जा रहे हैं तो उसकी हायर अथॉरिटी से आप सैंक्शन लेंगे। कुछ मामलों में ये सैंक्शन मिल भी जाता है और कुछ मामलों में ये सैंक्शन नहीं भी दिया जाता। ये सैंक्शन ना दिए जाने की एक वजह यह भी रहती है कि कम से कम फर्जी केसों में किसी आईएएस और आईपीएस अधिकारी की गिरफ्तारी ना हो। मगर अगर देखा जाए तो लिखती रूप में ऐसा कोई भी सर्कुलर नहीं है, ऐसा कोई भी प्रोसीजर नहीं है जिसको फॉलो किया जा सकता है। सिर्फ फोन मात्र से अगर आप अपने हायर अथॉरिटी को या उस डिपार्टमेंट की हायर अथॉरिटी को बता देते हैं तो इसका कोई लिखित रूप में आपको प्रमाण नहीं मिलता है। तो इससे हमें सीखने को मिलता है कि सरकारी नौकरी चाहे छोटी हो या बड़े पद की सरकारी नौकरी हो, तलवार की नोक पे रहने जैसी होती है। यहाँ पर छोटी सी गलती आपको सस्पेंड या डिसमिस तक करवा सकती है। जय हिंद।